हेलो हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑन एक्स स्क्वायर। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और आज से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक की जान हम इसको बोल सकते हैं। अर्थमेटिक की जान हम इस चैप्टर को बोल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आराम आराम से मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में बहुत ही आराम से इस टॉपिक को पढ़ना है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना, तो आप ये मान लो कि बाकी किसी चैप्टर के अंदर जब हम सवाल सोल्व करते हैं तो कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती है। सवाल को ऑप्शन से करना होता है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट देखना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जो शॉर्ट ट्रिक काम आती है, ठीक है, ये हम नंबर सिस्टम में सीखेंगे। प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे CISI हो, उसमें जो भी चीज़ें काम में आती है वो यहीं से निकलती है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी अन्य और चैप्टरों में, अगर ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। एक स्माइल दे दो यार, कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सा थम्स अप मार के भेज दो कि सर बस शुरू कर दो। चलो देखो, नंबर सिस्टम। तो देखो ये है सिस्टम, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो उसको मतलब दर्शाने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है। नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है। कोई भी अगर नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हो गया, उसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपको शादी करनी है, किसी से शादी करनी है, तो एक सिस्टम से आपको होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले उस महिला के घर से कुछ बड़ा आदमी आएगा, कुछ, ठीक है, ओल्ड टाइप का आदमी, सापा आपा लगा के, वो आपको देख के जाएगा, ठीक है। आपके घर वाले उसको देख के आएंगे, फिर बात फाइनल पर पहुंचेगी, फिर आपकी वो हो जाएगी, सगाई हो जाएगी, फिर शादी की प्रोसेस। शादी में आपको सूट सिलाना पड़ेगा, ठीक है, नए जूते वूते, हेयर स्टाइल वगैरह सब एकदम फेयर लवली लगा के एकदम बढ़िया होके, ठीक है। तो एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। उसी प्रकार से नंबर्स को दर्शाने के लिए भी एक सिस्टम रखा गया जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब ये कितने प्रकार के होते हैं उन पे बात करते हैं। तो भाई देखो, नंबर सिस्टम हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू रिप्रेजेंट ए नंबर, टू रिप्रेजेंट नंबर्स को दर्शाने के लिए नंबर सिस्टम होता है। अभी कितने प्रकार के होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, पहला तो होता है डेसिमल सिस्टम। और दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ तो बाइनरी सिस्टम। तीसरा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। और चौथा होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ये 4 प्रकार के सिस्टम हमारे पास होते हैं, लेकिन हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा वो केवल और केवल डेसिमल सिस्टम पर रहेगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या, वैसे 2016 के बाद में या फिर 2017 के बाद में है ना, आज तक मतलब देखो इन पे तो सवाल आज तक भी नहीं आया। CGL में, SSC की दुनिया में आज तक इन पर सवाल नहीं पूछा गया, इन 2 पर। ये 2 तो हम इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि बाइनरी सिस्टम पर 2017 तक तो सवाल आ रहे थे। 2017 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे निकल गए। आज तक CGL में, SSC में ये नहीं पूछा गया, तो इसके बारे में हमने पढ़ना छोड़ दिया।
ये आता था तब हम सोचते थे ये भी आ सकते हैं, इसलिए हम इनको भी पढ़ लेते थे। लेकिन अब ये आना बंद हो गया तो ये तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो डेसिमल सिस्टम पर रहेगा। डेसिमल सिस्टम के बारे में हम खूब सारा नॉलेज गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से आप कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। ये 3 बाकी के क्या होते हैं, अगर आपको इन पर भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना कि सर थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी भी होनी चाहिए, तो मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इन पे आजकल सवाल नहीं आ रहा है, तो हम इन पे बात नहीं करेंगे, क्यों फालतू में टाइम खराब करना है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम पर हमारा मेन फोकस रहेगा। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो लव है ये तो हर जगह होता है, जो इसको जान लेता है उसके पास तो ये होता है, और जो इसको नहीं जान पाता वो किसी और का हो जाता है। तो लव तो देखो हर जगह है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो दशमलव पद्धति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो 10 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं ये? 10 डिजिट। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक। 10 अंक हमारे पास में डेसिमल सिस्टम में होते हैं, तो इन पे हम बात करने वाले हैं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो देखो, हमने आपको बताया कि हमारे पास में 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट, और इन डिजिट्स का प्रयोग करके हम एक नंबर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? नंबर। नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने बना दिया, कुछ भी बना लो, आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपने बना लिया 2864, ये एक नंबर आपने बना दिया सर। ठीक है, अब इस नंबर से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, यहाँ से क्या क्या सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो देखो। तो देखो, एक तो होती है फेस वैल्यू। एक क्या होती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। यहाँ से भी छोटा सवाल बन सकता है, अंकीय मान। जैसे आपसे पूछ लिया कि 2 का मुझे फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू ऑफ 2 की मुझे फेस वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो भाई फेस वैल्यू होता है जिसके चेहरे पे जितना लिखा होता है वही उसका फेस होता है। इसके फेस पे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। फेस का मतलब हो गया कि इसको देख के कितना लग रहा है आपको, इसको देख के कितना फील आ रहा है। आप बोलोगे सर 2 ही तो आ रहा है, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी हो जाएगी? 2। मैंने बोल दिया कि फेस वैल्यू ऑफ 8 बताओ जी कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा 8। मैंने बोल दिया फेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 6। मैंने बोला फेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 4। तो फेस वैल्यू का मतलब हो गया जो अंक जितना होता है उसका फेस वैल्यू भी उतना ही होता है। और एक बात और, फेस वैल्यू केवल डिजिट की निकलती है, ये नहीं कि आप संख्या की निकाल दो। आप बोल दो कि सर मैंने पूछ लिया 2864 2864 का फेस वैल्यू बताओ, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। ठीक है, ये फालतू की बात है। फेस वैल्यू केवल डिजिट की होती है। जैसे 2 का हो गया 2, 8 का हो गया 8। बात क्लियर है आपको? फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है भाई प्लेस वैल्यू। क्या होती है? प्लेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। ये हो गया हमारे पास स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होते हैं? जो अंक जितने स्थान पर है वो तो आएगा ही आएगा। अब उससे हम गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, गुणा करने का मतलब आप नहीं समझे। जैसे मैंने बोल दिया 4 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे सर 4 जितने स्थान पर है उसको गुणा कर दो। तो मैंने 4 को गुणा कर दिया, कितने स्थान पर है? इकाई का। इकाई का अंक है, इकाई का मतलब हो गया 1।
तो कितना आ गया, 4 आ गया। मैंने बोल दिया प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ, तो भाई 6 को मुझे गुणा करना है वो जितने स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई, दहाई का मतलब हो गया 10, तो ये कितना आ गया 60। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बताओ कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे सर 8 को आप गुणा कर दो वो जितने स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब हो गया 100, तो कितना आ जाएगा 800। तो ये भाई प्लेस वैल्यू का सीन होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मुझे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बताना है तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये आ जाएगा 2, और इस 2 के बाद में जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगा दो, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। 1 2 3, 3 डिजिट है तो हमने 3 जीरो चिपका दिए भाई इसके पीछे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितना हो गया, 2000। बोलो 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो गया, 2000। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं इस धरती पर सारे के सारे इंसान हैं। अब हमें इंसानों का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, मतलब कि हमें इनको अलग अलग वर्गों में बांटना है। जैसे कि हम अलग अलग आधार ले लेते हैं, हमने जाति के आधार पर बांट दिया, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कुछ कलर्स के आधार पर बांट देते हैं, कोई काला हो गया, कोई भूरा हो गया, कोई पीला हो गया, कोई सफ़ेद हो गया। ठीक है, या फिर हम आशिकी के आधार पर भी बांट सकते हैं, भाई आशिकी के आधार पर ये कुछ बेवफा लोग हैं, इनका वो सच्चा आशिकी है, इनकी थोड़ी एक नकली आशिकी है, ठीक है, थोड़े दिन चलने वाली आशिकी है। तो ऐसे हम वर्गीकरण कर देते हैं। चलो हम संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आप अपनी प्यारी सी कॉपी में हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो भाई दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, उनको मैं मान लेता हूं कि सारी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सब को मैंने मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। चलो जी, अब हम इसका आगे करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखो इसका 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन होगा। एक तो हो जाएगा हमारे पास रियल नंबर, एक हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ये हो गया इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब हो गया रियल नंबर, और इमेजिनरी का मतलब हो गया काल्पनिक संख्याएं, जो केवल और केवल हमारी कल्पनाओं में हैं। ठीक है, कल्पनाओं में होने का मतलब है, जैसे आलिया है तो आलिया हमारी कल्पनाओं में है, हम सोच सकते हैं कि वो हमारी हो जाएगी तो हम उसको झेल लेंगे, लेकिन वो हमारी होगी नहीं कभी, क्योंकि वो तो किसी और की हो चुकी है पहले से। ठीक है, अगर वो किसी और की नहीं भी हुई होती तो हमारी तो नहीं होती। ठीक है, तो वही काल्पनिक संख्याएं केवल और केवल हमारी कल्पनाओं में है, वास्तव में इनका कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। चलो, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ये सारी संख्याएं कैसी होती है, वास्तविक। इमेजिनरी नंबर का क्या सीन है, देखो अगर आपने 11th क्लास में साइंस मैथ ली है तो आपकी टॉपिक आया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर जिनको नहीं भी पता है तो मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखो इस पे सवाल तो आने से रहा, ठीक है, इस पे आज तक सवाल नहीं आया,
फिर भी हम बच्चों को हल्का फुल्का बता देते हैं कि अगर सवाल आ भी जाए गलती से, छोटा मोटा सवाल आ भी जाए तो आप उस सवाल को कर सको। तो देखो भाई, एक होता है ये ऐसा एक साइन होता है, इस साइन को आयोटा बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आयोटा आपको याद नहीं रखना है, आप तो आई ध्यान रख लो, आई। इस आई का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर -1। तो आप ये बोलोगे सर आई का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब देखो हमारे पास में जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने इमेजिनरी नंबर लिख दी, मैंने लिख दिया कि हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर है 2 + 3 आयोटा 3i। ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। इस नंबर को, ये जो आई के साथ में चिपका हुआ भाग है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक भाग। और जो ये नंबर है इसको बोलेंगे हम वास्तविक भाग। अगर इस नंबर को हम इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, कॉन्जुगेट का मतलब हो गया, देखो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी। मतलब इसके साथ में मिलकर वो काल्पनिक संख्या एक वास्तविक संख्या को जन्म देगी। संयुग्मी का मतलब हो गया, जैसे ये जो आई वाला भाग है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। जैसे मुझे इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 - 3i। इस नंबर का क्या आ गया, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर हम अगर इन दोनों को गुणा करते हैं 2 + 3i को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 - 3i के साथ में, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ये वाली आइडेंटिटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये होता है हमारे पास a² - b²। 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये जो i का स्क्वायर है इसका मतलब हो गया -1। तो -1 इसको प्लस बना देगा तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर है a + आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a - आयोटा b, और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a + आयोटा b। ये जो i के साथ में जो भाग है इसको हम चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आएगा a² + b²। वैसे तो माइनस का b² आता है, लेकिन ये जो i का स्क्वायर है ना, ये -1 होता है, तो इस माइनस को प्लस बना देगा, तो क्या आ जाएगा, a² + b²। यह आपको ध्यान में रखना है। इतनी सी बात हम इमेजिनरी नंबर के बारे में करने वाले हैं। अब इमेजिनरी नंबर का कोई काम नहीं है, अब हम हमारा काम करते हैं, वास्तविक संख्याओं पे चलते हैं, रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो जो असली कहानी है वो अब शुरू होगी। ठीक है, असली जो कहानी है वो अब शुरू होगी, रियल नंबर्स की कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लो भाई देखो फिर, तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। आजकल आप भी जानते हो वास्तविक कुछ भी नहीं है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। सारा दिन बात करते रहते हैं आलिया से और सोचते हैं प्रियंका के बारे में। तो भाई देखो, वास्तविक कुछ भी नहीं है, सब मतलब की दुनिया है। रियल नंबर्स, तो हम इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। एक तो हो जाएगा इंटीजर, एक तो हो जाएगा इंटीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, पूर्ण अंक। ठीक है, एक पार्ट हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं सर दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं।
देखो इंटीजर कौन से हो गए, माइनस इन्फानाइट से लेके -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे लेके पॉजिटिव इन्फानाइट। समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगा के लिख लो आप, 0 इज एन इंटीजर। 0 हमारी एक पूर्णांक संख्या है। कुछ धाग होते हैं जिनको नहीं पता कि 0 हमारी पूर्णांक संख्या है या नहीं। धाग का मतलब अगर नहीं समझ में आए तो धाग को उल्टा करके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। 0 इज एन इंटीजर, ठीक है। चलो जी, चलो आगे देखो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इन पे बात करते हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी है डेसिमल नंबर की। तो देखो डेसिमल नंबर भी कुछ प्रकार के होते हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 0.2, दूसरा नंबर लिख दिया मैंने 0.3, 9.289, ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 2.96। ये डेसिमल नंबर हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जैसे 1.22222, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.2 पर बार का मतलब हो गया ये संख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चलती जा रही है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इसको और रोकने का तरीका क्या है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो ये रुक जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2.43677777, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, रोक देते हैं बार लगा के। जहाँ पे ये रिपीट हो रही है 436 7 पे रिपीट हो रही है, तो 7 पे बार लगा देंगे, अब ये रुक गई। समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जहाँ पे देखो, यहाँ तो हमें पता लग गया कि रिपीट कहाँ से हो रही है, तो जो संख्या रिपीट हो रही है बार लगा देते हैं। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जो मतलब रुकती नहीं है और रिपीट का भी पता नहीं चलता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 982.3696402993। अब पता चल रहा है कि कहाँ से रिपीट हो रही है, नहीं पता चल रहा ना, तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बस ये चलती जाएगी। अब इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। इसकी भूख को हम मिटा नहीं सकते, इसको हम शांत नहीं कर सकते। ये तो देखो शांत हो जाएगी, ये तो रुक गई ना, शांत हो गई, भाई रुक जा, शांत हो गई ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं शांत आवर्ती वाली, ये शांत आवर्ती वाली। और जो नहीं रुकती है उनको बोलते हैं अशांत, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। एक बार इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। एक बार इतना आप लिख लीजिए। अब आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगा लीजिए, वरना वहीं पे रहने दीजिए। अब हम बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल नंबर जिनको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्याएं। तो भाई इनको हम ब्रेक करते हैं कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में। वो 2 टुकड़े कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में नॉन रिकरिंग। आप हिंदी में, मैं हिंदी में भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नॉन रिकरिंग डेसिमल, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर आपको ये भी बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, कुछ भी लिखा आ सकता है आपके सामने। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। या फिर आप इनको हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में आप ये बोल सकते हैं अशांत आवर्ती वाली, या फिर आप इनको ये भी बोल सकते हैं अनावर्ती। क्या बोल सकते हैं, अनावर्ती, ठीक है। चलो दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। एक तो हो गया नॉन रिकरिंग, एक हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल।
या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, देखो रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीट हो रहा है, अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था रिपीटिंग डेसिमल जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो जी, या फिर हिंदी में बोलना चाहे तो आप इनको बोल सकते हैं शांत आवर्ती, जिनकी भूख को मिटाया जा सकता है, जिनको ख़त्म किया जा सकता है, या फिर सिंपली आप आवर्ती भी बोल सकते हैं अगर शांत नहीं लगाना चाहें तो देखो एग्जाम्पल में आप समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.3, तो आप ये बोलोगे सर ये तो रिपीटिंग नहीं है, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का हो गया, मतलब कि जिनकी भूख को मिटाया जा सकता है। जैसे 2.3 है तो इसकी भूख तो पहले से मिटी हुई है भाई, 2.3 है तो इसकी भूख तो पहले से मिटी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया, पीछे एग्जाम्पल लिया था ना मैंने 1.1111111 ऐसे चलता जा रहा है, तो इसकी भूख को मिटाने के लिए इसको शांत कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, 1.1 पे बार लगा दो, जो रिपीट हो रही है उस पर हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी भूख शांत हो गई, इसको हमने रोक दिया, ये भाग रही थी, इसको शांत कर दिया, ठीक है। तो देखो रिपीटिंग डेसिमल रिपीट हो रहा था, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब होता है नष्ट करना, ख़त्म करना। अगर आपके एंटोनिम सिनोनिम भी आते हैं तो एग्जाम में आ सकता है, देख लो भाई टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया 26.94333, ये चलता ही जा रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा के इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लो जी, हमने 3 पे बार लगा दिया तो ये टर्मिनेट हो गया, समझ रही है ना। अरे मेरी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया ये अशांत है, जैसे मैंने आपको लिखा था 23.694820343112, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम शांत नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है, कहाँ पे बार लगाएं, बताओ आप मुझे खुद बताओ कि मैं कहाँ पे बार लगाऊं इसके अंदर। भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ से रिपीट हो रही है, बस चलती जा रही है चलती जा रही है, पता ही नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी। तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति वाली है, इनको रोका नहीं जा सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो तुम, फिर आगे आपको समझाते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा दूं मैं? भाई मिटाने की मुझे इजाज़त है? हाँ सर, आपको मिटाने की इजाज़त है। आपके दिल पर लिखा हुआ नाम किसी और के आने पर आपको मिटाने की इजाज़त है। देखो जी, तो एक छोटी सी बात और लिख लो आप साइड में खोपचे के अंदर। देखो यहाँ पे ना हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2.3 है, 2.3 का अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया 23/10। तो हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया, और P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो ये जो संख्याएं हैं, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये हमारी सारी संख्याएं कैसी होती है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर 1.1 पर बार है, इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये आपको आगे सिखाया जाएगा। अभी 1.1 पे बार है तो इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, अभी हम आगे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। तो भाई जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो भी रिकरिंग डेसिमल है, जिनको ख़त्म किया जा सकता है, जिनका पॉइंट हटाया जा सकता है, जिनका बार हटाया जा सकता है, ठीक है, जिनकी भूख को शांत किया जा सकता है, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं।
और जिनकी भूख को शांत नहीं किया जा सकता, जिनका पॉइंट हटाना असंभव है, पॉइंट नहीं हटा सकते। अब इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे कितनी जीरो लगाऊं बताओ भाई, मुझे पता ही नहीं ना ये कहाँ तक जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये छोटी सी बात और आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा सकते हैं रेशनल नंबर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, कौन सी होती है, लेकिन फिर भी आपको मैं अलग से लिखवा देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं लिखाई सर आपने, सर आपने नहीं लिखाई ना। देखो रेशनल नंबर परिमेय संख्या, तो आप लिख लो जिन संख्याओं को लिख लीजिए। 5 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख लेना। जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो मेरी राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत बुरी है, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं जहाँ जो Q है, Q का मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ गया तो भाई सन्नाटा छा जाएगा। नीचे जीरो आने का मतलब है क्या छा जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा, ठीक है। तो नीचे जीरो नहीं आ सकता कभी भी, कहीं पर भी। आप देख लेना गणित में जब नीचे जीरो आ गया ना तो भाई पूरी गणित में सन्नाटा छा जाएगा, ठीक है। तो भाई क्यों क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। चलो Q नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ऑल द रिपीटिंग नंबर्स, या फिर अभी मैंने पीछे आपको लिखाया था ना शांत आवर्ती वाले, रिकरिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका पॉइंट हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं सभी, यहाँ पे आप ऑल लगा लेना, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं क्यों होती है, क्योंकि हम पॉइंट हटा के उनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आर रेशनल नंबर, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिख लो, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, प्रत्येक पूर्णांक, ये वाला पॉइंट भी लिख लो, प्रत्येक इंटीजर या पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, मैंने बोल दिया 3, तो एक बच्चा बोलेगा सर P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है वही तो परिमेय संख्या होती है ना, लेकिन ये तो P/Q में कहाँ है। अरे पागल, P/Q में तो नहीं है, लेकिन इसके नीचे मैं एक तो लगा सकता हूँ ना भाई। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक तो होता ही है, एक तो सबके नीचे है, ठीक है ना। दो है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन एक तो सबके नीचे है, ठीक है। तो जो 3 है उसके नीचे मैं एक लगा सकता हूँ। तो ये P/Q हो गया, तो ये मेरी परिमेय संख्या हो गई। जैसे मैंने लिख दिया 0, तो 0 भी भाई परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे भी तो मैं एक लगा सकता हूँ ना। तो ये भी तो देखो P/Q के रूप में हो गया ना, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा आपके सामने लिख दूं, अगर वाइस वर्से की बात करूं मैं, उल्टा का मतलब हो गया, जैसे मैंने इसका उल्टा लिख दिया भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या
ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनका अर्थ बहुत बड़ा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। एक पूर्णांक संख्या होती है। अब आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो गया? जैसे मैंने लिख दिया 12, ठीक है, अपॉन में 6, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये पूर्णांक संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आएगा 2, और 2 तो एक पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन अगर मैं इसका, जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 3/4, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका आंसर पॉइंटों में आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा। तो ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है ना। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है भाई? नहीं होती है। कुछ कुछ संख्याएं हैं जो पूर्णांक होती है लेकिन सारी नहीं होती। जैसे 3/4 पूर्णांक नहीं है, ठीक है। चलो एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो आप, छोटा सा पॉइंट ही लिखाऊंगा मैं। प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। भिन्न का मतलब हो गया फ्रैक्शन। अरे भाई भिन्न का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने ले लिया 5/4, तो ये एक भिन्न है, ठीक है। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये क्या एक भिन्न है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा भी कर दूं तो 4/5 भी क्या होती है? एक भिन्न है जो भी परिमेय संख्या है। तो दुनिया में जितने भी भिन्ने हैं, जितने भी फ्रैक्शंस है, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा क्या जा सकता है? ऑलरेडी P/Q में ही लिखी होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात हम क्या करने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सारी की सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। इतनी सी बात आप साइड में खोपचे में लिख लो, ठीक है भाई। लिख लिया होगा आपने। अब कुछ बच्चे बड़ी बेशरम होते हैं, जो कि धाग होते हैं, वो बोलेंगे सर नहीं हमें तो आप ही लिखा दो, हमें तो लिखना नहीं आता। ऐसे भी धाग होते हैं क्लास में। धाग का मतलब आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो धाग को उल्टा करके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। देखो जी, आप अपरिमेय संख्या हेडिंग लगाओ आप, ठीक है। तो आपने हेडिंग लगा दी अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये हो गया इरेशनल नंबर। देखो क्या होते हैं, तो आपने कहा जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन नंबर्स को या फिर जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिख लो, ऑल द नॉन रिकरिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने पीछे आपको समझाया था, जिनका पॉइंट हटाना असंभव है, जिनकी भूख को मिटाना असंभव है, जिनको शांत नहीं किया जा सकता, अशांत आवर्ती की है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका पॉइंट नहीं हटा सकते, ठीक है।
वो सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट लिख लेना। एक और लिख लो, एक और आप लिख लो, अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिनका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 का मतलब हो गया 2, तो ये तो भाई परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अपरिमेय कौन सी होगी, अगर अंडर रूट के अंदर आ गया 3, तो 3 का अंडर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा, और जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हटाना असंभव है। ठीक है, वो जो पॉइंट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, अपरिमेय नंबर होते हैं। अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 101 हो गया, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय है। ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या आ गई है जिनका अंडर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे क्यूटी पाई, मेरी जान, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अरे बोल दो ना जरा जो दिल में है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। देखो, ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो आप। पाई के बारे में थोड़ा सा लफड़ा होता है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो क्लास में धाग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है ना, तो 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या है, फिर पाई भी तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। अरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 के लगभग बराबर होता है। 22/7 के लगभग बराबर होता है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ये क्या है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, लगभग 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। ठीक है, तो हम सवालों में कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए, सवालों को आसान तरीके से, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, सवाल सोल्व हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 पुट कर लेते हैं। जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, वो क्या आता है, लगभग उस एग्जैक्ट आंसर के बराबर आता है, लगभग। समझ रहे हो ना। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग 22/7 के बराबर होता है। सवालों को सोल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई का मान 22/7 ले लिया जाता है, जबकि 22/7 होता नहीं है। समझ में आई बात। तो अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो आंसर आएगा परिमेय संख्या है मेरे भाई। ठीक है, और अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। इतनी सी बात आप अपनी खोपड़ी में डाल लीजिए। ठीक है, चलो एक छोटा सा नोट लिखिए। नोट में आपको क्या लिखना है, नोट में आपको क्या लिखना है कि अगर आपको दो संख्याएं दी गई है और आपसे पूछ ले कि उन दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, संभावना, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आप नोट लगा के लिख लीजिए कि ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती है। और अनंत अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर होते हैं।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। छोटा सा पॉइंट है लेकिन कभी आ सकता है आपके सामने। एक पॉइंट और, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच में परिमेय संख्या बताओ, ए और बी के बीच परिमेय रेशनल नंबर बताओ, परिमेय संख्या, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ। उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। ए के प्लस वन, सॉरी वन नहीं आएगा, ए के प्लस बी आएगा बटे में के प्लस वन। ये वाला आपको ध्यान में रखना है। ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच में परिमेय संख्या बताओ, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा दिया, ए के प्लस बी बटा के प्लस वन, जहाँ के बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या बता दो, एक, तो आप क्या करोगे, के बराबर 1 पुट करोगे तो वो एक संख्या कौन सी आ जाएगी, वो एक संख्या आ जाएगी ए प्लस बी बाई 2। तो ए और बी के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई, ए प्लस बी बाई 2 आ गई। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है ना, कर लोगे ना इसे। चलो एक दूसरा पॉइंट लिख लो, ये आपको ध्यान में रखना है बस, इस पे आज तक सवाल आया नहीं है, आ भी जाए तो आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हमें तो बताओ। तो देखो भाई, गणित में आपको कोई पीएचडी तो करनी है नहीं, आपको छोटा सा सीजीएल का एग्ज़ाम निकालना है, बैंक का एग्ज़ाम निकालना है। तो ये कहाँ से आया उस पर हम बात नहीं करने वाले, ये फॉर्मूला आप रट लो। ठीक है, काम में आए, एग्ज़ाम में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप पीएचडी करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फ़िलहाल के लिए हमारे काम का नहीं है कहाँ से आया। ठीक है, चलो एक पॉइंट होता है कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या बताओ, तो उसके बारे में भी आप लिख लीजिए। अपरिमेय संख्या, पहली संख्या तो हो जाएगी ए बी 1/2, ए बी की घात हमने 1/2 लगा दी, 1/2 का मतलब हो गया अंडर रूट। ठीक है, ए बी की घात 1/3, जितनी भी संख्या पूछी जाए सॉरी भाई सॉरी, ए बी की घात 1/4, ऐसे आपको करते जाना है जहाँ तक भी आपको पूछे। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको जो भी सिनेरियो समझाया है वो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है, उसके बारे में आप हमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने कहानी आपको समझाई है एक बार रिव्यू में आपके सामने मार देता हूँ, एक बढ़िया सा चार्ट बना के, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब आगे की। तो भाई देखो, हमने क्या बात की, रियल नंबर्स की। इमेजिनरी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका चैप्टर वही ख़त्म हो गया, रियल नंबर्स। और हम पे इनमें क्या बात की, देखो हमने भाई इनको दो टुकड़ों में बांटा था। एक तो हो गया हमारा अपरिमेय, इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा हमने क्या बोला, एक होता है हमारे पास परिमेय संख्याएं। भाई या तो कोई संख्या है वो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, बस कहानी ख़त्म। ठीक है, रेशनल नंबर, तो रियल नंबर के दो भाग किए जा सकते हैं, पहला हो गया परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय। परिमेय के कितने टुकड़े बताए थे मैंने आपको कि परिमेय को दो भागों में तोड़ा जा सकता है, या तो ये फ्रैक्शन होगी, ठीक है, या फिर ये इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक, फ्रैक्शन का मतलब हो गया अंश, या भिन्न भी बोल सकते हैं आप, इसको आप पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी फ्रैक्शन पार्ट हो गया, जिनको p/q में लिखा जा सकता है। इंटीजर के नीचे हम बटे में 1 लगा के उसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं।
तो परिमेय के हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिए, एक तो हो गया फ्रैक्शन, एक हो गया इंटीजर। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर में हमने आपको क्या बताया था, बताया तो नहीं है लेकिन अब बता देते हैं। तो हमने कहा भाई इसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है भाई जीरो, जीरो भी एक इंटीजर होता है, ये मैंने बात आपको स्पेशली नोट लगा के लिखवाई थी। एक होता है भाई नेगेटिव नंबर, ठीक है। जो इंटीजर होता है वो माइनस इन्फानाइट से पॉजिटिव इन्फानाइट की तरफ होता है। तो इसके तीन भाग हो गए, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। तो जो जीरो है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये अलग ही इंटीजर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो भाई जीरो एक इंटीजर तो है लेकिन वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। या फिर जीरो को इसमें कर लेते हैं ना यार, लेकिन जीरो पॉजिटिव नहीं होगा, जीरो पॉजिटिव नहीं होगा मेरे दोस्त। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको हटा दो एक मिनट, जीरो पर हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल के लिए आप पॉजिटिव पे बात नहीं करते हैं। आप ऐसा लिख लो नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। एक तो हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर में कौन कौन आ जाएंगे, माइनस वाली सारी संख्याएं आ जाएगी, और नॉन नेगेटिव नंबर में जीरो भी आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव संख्याएं भी आ जाएगी। तो आपने कहा सर नॉन नेगेटिव के दो टुकड़े हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा नेचुरल नंबर, जो संख्याएं हमें प्रकृति से मिली है, प्रकृति से हमें कौन सी संख्याएं मिली है, 1 2 3 4 5 6 इन्फानाइट तक, ये नेचुरल नंबर हो गई। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो जो संख्याएं हमें नेचर से प्राप्त हुई है उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी, ठीक है। ये तो हो गई हमारी नेचुरल नंबर। और जब नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जीरो भी जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगी। तो ये कहाँ से शुरू होगी, जीरो से, 1 2 3 4 5 ऐसे। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो ये हमारा बढ़िया एकदम चार्ट तैयार हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो हमने आपको इंटीजर का एक क्लासिफिकेशन बता दिया, और वो क्या बता दिया कि इंटीजर नॉन नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर में नेचुरल नंबर आ जाएगा और होल नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर जो संख्या हमें प्रकृति से मिली है, मतलब 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। और अगर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया जाए, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। वो होल नंबर 0 से शुरू होगा। इतनी सी बात हमारी हो गई है, ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है, लेकिन जीरो एक पूर्णांक संख्या है। ये वाली बात नोट लगा के आप साइड में लिख लीजिए। मैं नहीं लिखा रहा हूँ बोर्ड पे, मैंने आपको बता दिया, आप नोट लगा के लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंटीजर का हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इंटीजर का हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, पूर्णांक, ठीक है भाई। तैयार हो तुम सब? अरे तैयार हो सर? हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। कब चल रहे हो बताओ, बारात लेके कब चल रहे हो उसके घर? चलेंगे चलेंगे भाई चलेंगे। देखो इंटीजर का एक क्लासिफिकेशन और पढ़ लेते हैं। एक होता है भाई इवन इंटीजर, इवन इंटीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं समपूर्णांक, ठीक है। एक हो जाएगा आपके पास ऑड इंटीजर, जिनको हिंदी में बोलते हैं विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक,
ठीक है। तो देखो इवन इंटीजर तो वो होते हैं, इवन इंटीजर कौन से होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या 2 से कट जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इवन इंटीजर। क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, माइनस अनंत से डैश 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 -8 -6 -4 माइनस का 2। अब देखो मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, मैंने -8 में 2 जोड़ा, माइनस का 6 आ गया, -6 में 2 जोड़ा, माइनस का 4 आ गया, -4 में 2 जोड़ा, माइनस का 2 आ गया, -2 में 2 जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 भी हमारा क्या है? एक सम पूर्णांक है। कुछ ऐसे धाग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि 0 सम है या विषम, वो बोलते हैं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे साइड में आप लिख लो 0 इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, 0 एक पूर्णांक तो है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? सम पूर्णांक। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आज की क्लास तो वैसे ही हम छोटी छोटी बातें करने वाले हैं, नंबर्स के बारे में छोटी छोटी बातें करने वाले, जानने वाले। और अगर मैं ये भी बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 4 6 ऐसे चलते चलते पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ। ठीक है, तो ये सारी हमारी इवन इंटीजर हो गई। कुछ को ये भी नहीं पता होता कि जो माइनस में होते हैं वो भी, सर जैसे मैंने क्लास में पूछ लिया था कि माइनस का 4 एक सम संख्या है या नहीं, तो बच्चे ऐसे चक्कर में पड़ गए, यार माइनस में सम में और विषम कब से होने लग गया, ऐसे सोच रहे थे। सर माइनस का 4 सम संख्या होती है क्या? अरे भाई, सम संख्या की परिभाषा आपको क्या लिखाई हुई है वो देखो ना। सम संख्या की परिभाषा बोलती है डिविजिबल बाई 2, जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, वो सारी संख्याएं क्या होती है? तो -4 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्या? 2 का भाग दोगी तो माइनस का 2 आएगा ना। तो यार पूरा पूरा भाग जा रहा है, पॉइंटों में थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो 0 है, सॉरी 0 या माइनस वाले नंबर भी क्या होते हैं? समपूर्णांक होते हैं, ध्यान रखना। तो 0 हमारा एक इवन इंटीजर है। विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम पूर्णांक कौन से हो जाएंगे? नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो संख्याएं 2 से नहीं कटेगी, जिनका 2 के साथ में नहीं कटेगा, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? विषम पूर्णांक, ऑड इंटीजर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया माइनस इन्फिनाइट से माइनस का 5, चलो थोड़ा सा मैं डैश डैश लगा देता हूँ, -5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, 2 के गैप पे चल रहा है, 2 का गैप है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव इन्फिनाइट। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? विषम पूर्णांक। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको साइड में इधर लिखवा देता हूँ। देखो, पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर विषम संख्या में आप विषम संख्या ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? वो इवन आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, 1 विषम संख्या होती है और 3 भी विषम संख्या होती है, तो ये 4 क्या आ जाएगा? सम संख्या। समझ रहे हो ना? अगर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो कैसी संख्या मिलेगी आपको? सम संख्या। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़ी जाएगी, इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ा जाएगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल, मैंने लिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लिया 4, तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर विषम संख्या में ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ा जाएगा तो कौन सी आएगी? तो ओड आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया? 3 आ गया, जो कि क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होनी चाहिए, पहली, दूसरी और तीसरी। याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ सेटअप में आपको दिखाता हूँ। अब हम आपको कुछ वेन डायग्राम दिखाते हैं जिनके ऊपर सवाल भी बनते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं,
सवाल किस टाइप के बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोला बना लिया। ये जो गोला है ये रेशनल नंबर का गोला है, परिमेय संख्याओं का, ठीक है। इस गोले के अंदर जितनी भी संख्याएं आएगी वो सारी की सारी कैसी है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे सर परिमेय संख्या के अंदर तो कुछ संख्याएं होती है जो भिन्न होती है और कुछ संख्याएं पूर्णांक होती है, तो जो इंटीजर वाला हिस्सा है वो भी इसके अंदर आएगा। मैंने ये इंटीजर का गोला बना दिया भाई, ये है इंटीजर का गोला, ठीक है। इंटीजर, अब इंटीजर के अंदर ये आएगा तो आप बोलोगे सर इंटीजर के अंदर या तो संख्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगा, ठीक है। तो नेगेटिव को हम छोड़ देते हैं, पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं। तो इंटीजर के अंदर आ गया भाई, जैसे होल नंबर आ गया, पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्याओं के अंदर आ गया नेचुरल नंबर। तो ये रेशनल नंबर की कहानी हो गई, ठीक है। जब आप ये रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर जोड़ दोगे, इरेशनल नंबर जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई रियल नंबर। देखो आपको नहीं कहानी समझ में आई, मैं वापस समझाता हूँ। जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के हमने दो टुकड़े कर दिए, एक तो हो गया रेशनल परिमेय संख्या, एक हो गया इरेशनल अपरिमेय संख्या। अब रेशनल के हमने कितने टुकड़े कर दिए, ये रेशनल का गोला है भाई, तो जो संख्या रेशनल है वो इस गोले के अंदर आ गई सारी। रेशनल के अंदर इंटीजर आ गया, इंटीजर के अंदर होल नंबर आ गया, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है। अब इस पे सवाल कैसे बनता है, जैसे मैंने सवाल बोल दिया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है असत्य कथन वाले सवाल बनते हैं। तो आप बताओ सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे सर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या गोले के अंदर है ये, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्योंकि इसके अंदर है, ठीक है। ऐसे भी सवाल बन सकता है कि सारी संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, तो आप बोलोगे सर सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अगर इसका उल्टा सवाल बन गया कि सारी परिमेय संख्याएं, समझना सवाल को ध्यान से सुनना, सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। यहाँ पे कुछ संख्याएं बच जाएगी जो इंटीजर नहीं है, समझ रहे हो ना। अब देखो ये नेचुरल नंबर का गोला हो गया, ये होल नंबर का गोला हो गया, तो इस नेचुरल नंबर के बाहर जो ये संख्याएं बची हुई है ये नेचुरल संख्याएं नहीं है, ये होल नंबर के गोले के अंदर आ रही है। तो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल वाले गोले के बाहर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्या, मुझे तो इतनी बात बता दो। मैंने ये भी जो मेहनत आपके सामने की है ये आपको समझ में आई क्या, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा वेन डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ मैं, उसके अंदर आपको और मज़ा आएगा। सारी संख्याएं एक साथ ले लेते हैं। देखो जी, देखो भाई शुरू करते हैं। तो हमने बनाया सर ये गोला, ये जो बड़ा वाला गोला है इसके अंदर आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस गोले के अंदर जो भी संख्या लिखी जाएगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के हो गए, एक रियल नंबर हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये मैं ले लेता हूँ रियल नंबर की कहानी। इस गोले में जो भी है वो रियल नंबर है, और इस गोले के बाहर ये जो संख्याएं बच गई ये इमेजिनरी नंबर आ गई, ठीक है। रियल नंबर में कौन कौन आता है, रियल नंबर में परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है। तो गोले के बाहर तो अपरिमेय हो गई, अंदर में ले लेता हूँ परिमेय, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल में कौन कौन आता है, रेशनल में फ्रैक्शन पार्ट आता है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ठीक है।
और इंटीजर आता है तो इंटीजर का मैंने एक गोला बना दिया इंटीजर। अब इंटीजर में कौन आता है? इंटीजर में आता है होल नंबर। होल नंबर, ये नेगेटिव संख्या बच जाएगी, इधर पॉजिटिव संख्या का मैंने बना दिया होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के अंदर आ जाएगा नेचुरल नंबर। तो ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया नहीं आया बता दो, ठीक है। तो दुनिया के अंदर जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सारी होल नंबर होती है। जितने भी होल नंबर दुनिया में है वो सारे इंटीजर होते हैं। जितने भी इंटीजर दुनिया में है वो सारे रेशनल होते हैं। जितने भी दुनिया में रेशनल संख्याएं होती है वो सारी की सारी रियल नंबर होती है। और जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? वेन डायग्राम की सहायता से हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहे हैं, जो कि दाग है, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल फेंक रहा हूँ, ठीक है। 5-10 सवाल जो भी है वो उनके सामने फेंक रहा हूँ। उनके सहायता से, सवालों की मदद से मैं आपकी खोपड़ी में थोड़ी सी स्ट्राइक पैदा कर दूंगा नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो पहला ही सवाल स्क्रीन पर फेंक रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। अभी क्लासिफिकेशन और होगा, अभी तो बहुत सारे नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सब पे बात करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या है कि मैंने थोड़ा सा इतना सारा बेसिक बता दिया है, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है, तो सवाल फेंकना तो बनता है भाई, सवालों के बिना मज़ा नहीं आएगा। तो पहला ही सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, देखो भाई। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखो क्या बोल रहा है कि निम्न समुच्चय में कौन सी संख्याएं परिमेय है उसके बारे में आपको बताना है। रेशनल नंबर, विच आर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स या फॉलोइंग सेट आर रेशनल नंबर, उसके बारे में बताना है। तो ये एक सेट आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सी परिमेय है वो बताना है। तो देखो ऑप्शन से ही हो जाएगा ये सवाल, तो मुझे लग रहा है। देखो इसमें पाई आ गया और पाई परिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता ना, ये वाला तो वैसे ही कट हो गया। इसमें भाई साहब पाई आ रहा है, तो ये पाई अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गया भाई। इसमें लिखा हुआ है 500 ओनली, जहाँ पे ओनली आ जाता है इसका मतलब वो चीज़ क्या है, असत्य है। आप वाली भी यही बोलती है कि मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, ओनली यू आर लिविंग इन माई हार्ट, बट वो झूठ बोल रही है। ओनली जहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वो चीज़ें क्या होती है, गलत होती है, वो असत्य ही होती है। ओनली का कोई मतलब नहीं है, तो ओनली मतलब ये भी असत्य है। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। 500 हमारी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या होती है। अब आप ही बोलोगे सर ये परिमेय कैसे है, तो भाई मैंने आपको बताया था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.53, ये बार आ जाएगा, रिपीट हो रहा है ना, 5 3 5 3 5 3 5 3, ठीक है। अब इन बार हटाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 2 देखो जी, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी इरेशनल नंबर है वो बताना है। तो भाई ये तो P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो अपरिमेय बताना है। आप ये बोलोगे सर इसका पॉइंट हटाया जा सकता है क्योंकि रिपीट हो रही है, 4 5 4 5 4 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिपीट हो रही है तो 0.45 पे बार आ जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, शांत आवर्ती है, इसकी भूख हम मिटा सकते हैं। अब ये बार हटाते कैसे वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई, तो ये हमारा अपरिमेय नहीं है। अब भाई 2 ऑप्शन बच गए, इसको चेक करना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कहीं रिपीट हो रही है क्या, जैसे 121 आ गया, फिर 122, 111, 222, ये रिपीट नहीं होगी यार शायद। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो 121, 122, फिर एक नहीं हो रहा यार, मुझे लगता है ये रिपीट नहीं हो रही, ये अशांत आवर्ती की है, इसका पॉइंट नहीं हटाया जा सकता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल,
इसका पॉइंट नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, कहीं रिपीट तो नहीं हो रही, देख लेना। तो हमें ये पता लग गया रिपीट कहीं भी नहीं हो रही, मैंने चेक कर लिया। हमें ये पता लग गया कि ये संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको चेक करके अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हमें पता लग गया जब ये आंसर आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, निकाल के देख लेना, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। ये परिमेय संख्या होगी ना, ये मुझे लग रहा है 200 से तो ऊपर ही आएगा, 200 से तो ऊपर ही आएगा इसका जो भी आंसर आएगा, देख लेना। तो ये सवाल इसका हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लो देखो भाई, आजकल ऐसे सवाल बड़े ही ट्रेंड में हैं। कथन वाले सवाल, स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य असत्य वाले सवाल, क्या करना है, कुछ नहीं करना, लल्लू सा सवाल है। कौन सा कथन सत्य है, तो पढ़ना है और बताना है कि सही है गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपरिमेय होता है, मतलब कि होता है मतलब हमेशा ही होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, ठीक है, इसका मतलब है हमेशा ही होता है। तो बता देते हैं। तो मैंने एक अपरिमेय संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिख दिया 2 + √3, ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी मैंने लिख दी 2 - √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसने बोला है कि इन दोनों अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ा जाएगा तो अपरिमेय आएगा। लेकिन जोड़ के देख लेते हैं। तो हमने जोड़ा, तो आप ही देखोगे +√3 से माइनस का √3 कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन 4 तो अपरिमेय नहीं है। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहा है कि अपरिमेय होता ही है, हमेशा ही होता है। ठीक है, लेकिन 4 तो नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ये हमारा आंसर नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे परिमेय आ गया। चलो आगे देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो भाई अगर मैं इनको गुणा कर दूँ, इन दोनों संख्याओं को अगर मैं गुणा कर दूँ, ये मेरे पास अपरिमेय संख्याएं लिखी हुई है, तो इनका गुणा करूँगा तो कितना आएगा, a + b a - b, a² - b², तो कितना आ जाएगा, 4 - 3 = 1। ये भाई साहब बोल रहा है कि गुणनफल अपरिमेय होता है, हमेशा ही होता है। लेकिन नहीं होता ना, परिमेय आ गया ना, अपरिमेय कहाँ पर है। इसका मतलब ये वाला भी असत्य हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। तो इसने बोला कि दो परिमेय संख्या लेनी है आपको। दो परिमेय संख्या ले लेते हैं भाई। एक संख्या हो गई p/q, दूसरी मान लेते हैं p1/q1। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो भाई हमारे पास में दूसरी जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। भाई अपरिमेय तो कभी नहीं आएगी, अपरिमेय तो कभी नहीं आएगी। ये बोल रहा है कि अपरिमेय हो सकती है मतलब कभी ना कभी तो आएगी अपरिमेय। लेकिन दो परिमेय संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो अपरिमेय तो नहीं आएगा, परिमेय ही आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। कोई सा भी एग्जाम्पल लेके देख लेना। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अपरिमेय हो सकता है, 1% चांस है, हो सकता है। लेकिन भाई 100% केस में परिमेय ही आएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। तो बिना चेक किए हम आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। भाई 3 गलत हो गए, तो चौथे को चेक करने का टाइम किसके पास है। समझ रहे हो ना। देखो चौथा क्या बोल रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय हो सकता है। अब हो सकता का मतलब क्या है कि 1% चांस है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 99% केसेस में नहीं भी हो सकता। तो आपने देखो क्या लेना है, दो अपरिमेय संख्या लेनी है और उनका योग करना है और अपरिमेय हो सकता है। तो भाई मैंने जैसे मैंने ले लिया √2 और एक संख्या ले ली मैंने √3। इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो ये जो संख्या आएगी ये मेरी
अपरिमेय, ये भी मेरी अपरिमेय, और इन दोनों को जोड़ने पर ये जो संख्या आ गई वो भी अपरिमेय, तो अपरिमेय आ गई। ठीक है, 50% केसेस में अपरिमेय हो सकती है। और अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लूँ, इस अपरिमेय संख्या को इस अपरिमेय संख्या के साथ में जोड़ दूँ तो मेरी परिमेय आ जाएगी। ठीक है ना, हो सकता है मतलब शायद। ठीक है, अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, तो अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्या लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो जी, एक ये सवाल देख लो छोटा सा, निम्न में से परिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है। तो भाई देखो, √2 की पावर अगर मैं √3 करूँगा तो ये तो अपरिमेय रहेगा, ये तो अपरिमेय रहेगा। √2 की पावर जब तक 2 नहीं होगी तब तक ये अंडर हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, तो ये तो अपरिमेय हो गया, ये आंसर नहीं है। √4 की पावर √5 करनी है, तो √5 अपरिमेय है। ठीक है, तो अपने आप में अगर पावर अपरिमेय आ गई तो ये पूरा ही अपरिमेय आ जाएगा। √6 भी अपरिमेय है, तो ये भी अपरिमेय। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, √3 की पावर √4 का मतलब होता है 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 हमारा परिमेय हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। 2 अपरिमेय संख्याओं ए और बी का योग अगर 0 है तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है। परिमेय होता है मतलब हमेशा ही होता है, परमानेंट ही होता है, मतलब होता ही है। अपरिमेय होता है, परिमेय हो सकता है मतलब कुछ चांस है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अपरिमेय हो सकता है। देखो जी, तो ए और बी 2 संख्या ले ली है, मैंने 2 संख्या ले ली, जैसे मैंने √3 ले लिया, एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या मैंने ले ली माइनस का √3, दूसरी संख्या ये हो गई, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब इनका गुणनफल देखते हैं। तो भाई जब इनको गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -3 तो परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये भाई बोल रहा है कि अपरिमेय होता है, ये तो गलत हो गया। अपरिमेय तो नहीं होता सर, जो गुणनफल है वो अपरिमेय तो नहीं होता, परमानेंट तो नहीं होता। ठीक है, एक ये बोल रहा है कि परिमेय होता है, तो परिमेय हो तो रहा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक जैसे मैंने ले लिया 1 + √2, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरा मैंने ले लिया जैसे -1 -√2, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 0 तो आ जाएगा, 0 तो आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन इनका गुणनफल चेक करते हैं, तो इनका गुणनफल कितना आ रहा है, इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -√2। ठीक है, और √2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -√2 -2। ठीक है भाई, गुणा कर दिया ना मैंने, √2 को इससे करेंगे -2 आ गया, तो ये कितना हो गया, -3 -2 √2। ठीक है ना, चलो तो गुणा करने पे ये आ रहा है हमारे पास, और ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो भाई गुणा करने पे देखो परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। ये भाई साहब बोल रहा है परिमेय होता है मतलब हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बोल रहा है परिमेय हो सकता है, तो भाई परिमेय हो सकता है। ये बोल रहा है अपरिमेय हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस सवाल के 2 करेक्ट आंसर है, बोथ आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले रहे हैं।
2-3 सवाल और करने वाले हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, लल्लू सा सवाल है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती कर देंगे। देखो कौन सा कथन सत्य है बताना है, निम्न में से कौन सत्य है। तो भाई पॉजिटिव संख्या को जब पॉजिटिव संख्या से गुणा किया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में गुणा करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सही है, कहाँ दिक्कत है? सही है ना? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव संख्या को पॉजिटिव से करूँगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव से करूँगा नेगेटिव हो जाएगा, तो सही है ना, इसमें कहाँ गड़बड़ है? ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस के साथ में करेंगे तो प्लस का आएगा। ये तो माइनस का बता रहा है, तो माइनस नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, ये गलत है। और नेगेटिव की घात 4 करेंगे तो आप यहाँ देख लो, कोई भी अगर नेगेटिव संख्या है और उसकी घात अगर कोई सम संख्या कर दी जाती है तो भाई पॉजिटिव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नेगेटिव की घात विषम संख्या कर दी जाती है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ये वाली जो बात है वो साइड में खोपचे के अंदर लिख लो। तो यहाँ पे नेगेटिव की घात अगर सम संख्या है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव की घात तुम नेगेटिव कर रहे हो तो ये भी पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने लिखा 2 की घात -3 है तो ये -3 नीचे चला जाएगा, 1/2 की घात 3 हो जाएगा, तो माइनस का मतलब नीचे चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव संख्या है ना, कोई नेगेटिव संख्या थोड़ी है तो पॉजिटिव ना। तो ये भी पॉजिटिव संख्या है और पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर नेगेटिव संख्या है, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव संख्या आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के नेगेटिव आ रहा है। तो ये देखो कुछ केसेस में सही होगा, अगर नेगेटिव संख्या बड़ी है पॉजिटिव संख्या छोटी है तो ये सही हो जाएगा, वरना सही नहीं होगा। तो ये हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभी सही होगा, तो इसको हम सत्य नहीं मानेंगे। सत्य का मतलब जो हमेशा सत्य है, कहीं भी ले जाओ आप सत्य है, ठीक है। तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो इस सवाल के भी 2 आंसर है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर तुम्हें एक ही आंसर करना है तो कुछ कर लो इसके अंदर, जैसे यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव बना देता हूँ, लो भाई, ठीक है। अब ये भी गलत हो जाएगा हमारा, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3rd इस सवाल का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं जी। इस सवाल का आंसर जो भी बताएगा भाई उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाएगा, अभी तुरंत ही कैमरे के अंदर फेंक के उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, तुरंत ही। तो फटाफट आंसर बताओ। देखो अगर a गुणा b गुणा c 3 संख्याएं हैं भाई, a b c 3 संख्याएं हैं a b c, इनको गुणा करने पे हमारे पास में एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव संख्या आ रही है। जहाँ पे a b c पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखो ये पॉजिटिव कब आ सकता है, तो आप ये बोलोगे सर अगर ये तीनों संख्याएं पॉजिटिव है, अगर ये a b c तीनों संख्याएं पॉजिटिव है तो इनको गुणा करने पर भी पॉजिटिव आएगा। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि इन तीनों संख्याओं में से कोई सी भी 2, अगर कोई सी भी 2 नेगेटिव हो जाती है और एक संख्या मेरी पॉजिटिव हो गई तो गुणा करने पे पॉजिटिव आएगा। एक कंडीशन ये बन सकती है, ये 2 ही कंडीशन बन सकती है, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है। तो इसने बोला या तो बी या सी पॉजिटिव होगा, ये बोल रहा है कि या तो बी पॉजिटिव होगा या सी पॉजिटिव होगा, लेकिन ए भी पॉजिटिव हो सकता है, बी और सी की कोई गारंटी नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसने बोला है कि कम से कम एक नेगेटिव होगा, कम से कम एक नेगेटिव होगा, कम से कम, अगर 2 नेगेटिव है तो चलेगा लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा। यहाँ पे भाई कोई नेगेटिव दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं है ना, इसका मतलब ये भैया जो बोल रहे हैं वो गलत बात है। कम से कम एक नेगेटिव नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। आगे इसने क्या बोला है कि अधिकतम 2 पॉजिटिव होंगे, अधिकतम 2 पॉजिटिव, इसमें 1 पॉजिटिव है, इसमें 3 पॉजिटिव है, 2 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं। एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी।
अधिकतम 2 नेगेटिव होंगे, तो अधिकतम 2 नेगेटिव हो रहे हैं इस वाले कंडीशन में, अधिकतम 2 नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। अब कुछ तुच्छे मुच्छे सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए कौन आंसर बताता है। निम्न में से रियल नंबर कौन सी संख्या है? तो भाई आप बोलोगे सर 5/4 है, ये रियल नंबर है, एक परिमेय संख्या भी है और रियल नंबर भी है। देखो एक सवाल का एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कुछ ना कुछ सिखाना है तो मैं ऑप्शन में डाल सकता हूँ। ये रियल नंबर हो गया, ये रियल नंबर है, सवाल का आंसर हो गया। ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है। आई का मतलब क्या होता है? अंडर रूट के अंदर माइनस का 1, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। पाई एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक में कौन सी है? अपरिमेय, ठीक है। तो 2 सवाल के आंसर है ए और डी, सवाल के 2 आंसर है ए और डी, ठीक है। किस प्रकार की संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल होती है? तो भाई अगर मैं ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लूँगा, इसका मतलब ये कौन सी संख्या आ जाएगी? इमेजिनरी नंबर। ये कौन सी संख्या आएगी? इमेजिनरी नंबर। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है? तो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, वो बताना है। तो भाई देखो पाई जो है वो ना तो पूर्ण संख्या है ना प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी नहीं है। और जो -1 है वो ना तो पूर्ण संख्या है ना प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी नहीं है। और जो 0 है वो केवल और केवल पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक नहीं होती है। लेकिन एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, दोनों ही है, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1। 2/3 किस प्रकार की संख्या है वो बताना है। तो भाई 2/3 है वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी हुई है और जो p/q के रूप में होती है वो सारी रेशनल नंबर होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये रियल नंबर भी तो है। अरे भाई रियल नंबर तो है, सारी संख्याएं रियल नंबर ही होती है, लेकिन इस सवाल का जो सही आंसर है 100% सही आंसर है वो रेशनल नंबर है। अगर ऑप्शन के अंदर ये रेशनल नंबर नहीं होता तो मैं रियल नंबर पे क्लिक कर देता, लेकिन अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर पे जाओ ना, रियल नंबर पे क्यों जा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटे मोटे लल्लू लल्लू सवाल है, ये भी अगर नहीं हो रहे तो क्या करोगे फिर? किस प्रकार की संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो गई? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता तो ये अपरिमेय थोड़ी होती, ये तो परिमेय हो जाती ना। तो सवाल का आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी। परिमेय इरेशनल नंबर को हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन पाया जाता है बच्चों के अंदर। निम्न में से नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर ये तो इंटीजर ही नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर तो है लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये नहीं होता कि मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ भाई। अगर नॉन नेगेटिव आपके सामने लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव को अगर मैं बांटूँ, नॉन नेगेटिव के 2 टुकड़े होते हैं, एक तो इसमें आता है 0, एक आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 अलग है और पॉजिटिव अलग है। नॉन नेगेटिव में कौन कौन आता है? एक तो 0 आता है और एक पॉजिटिव इंटीजर आता है, समझ रहे हो ना। तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 अलग से इंटीजर है। ये हमारी और आपकी पहले बात हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको याद है तो ध्यान रखना, इस सवाल में को बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0 अलग है, पॉजिटिव अलग है।
इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब केवल और केवल पॉजिटिव नहीं होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो अगला सवाल देखो, एक छोटा सा मोटा सवाल और देख लेते हैं और ख़त्म करते हैं यार क्लास। किस प्रकार की संख्या को शांत या आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हमने आपको बताया था कि रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, उनको हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो सवाल का आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, अशांत हो गई, ठीक है, और ये तो पूरा समूह हो गया ना रेशनल और इरेशनल का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को शांत या आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। रेशनल नंबर सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये छोटे मोटे सवाल आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। एक तुच्छा सा सवाल और पूछ लेता हूँ। ये आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल है भाई, आखिरी सवाल। सिर्फ तुम मेरे दिल में बसती हो और तुम्हारे दिल में मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। है भाई, क्या कर सकते हैं? तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। है तो है, जो सत्य है वो सत्य है भाई, सत्य कड़वा ही होता है। ये भी कुछ कड़वा ही है। देखो सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सत्य है? बात करते हैं भाई। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। सही बात है। अरे भाई सही बात है ना, हमने आपको यही तो बताया था। हमने आपको क्या बताया था कि ये गोला है, इस गोले के अंदर रियल नंबर है और रियल नंबर के अंदर छोटा सा गोला है नेचुरल नंबर का। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। सही बात है। लेकिन सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये वाली सही बात है, लेकिन ये वाली गलत बात है। समझ गए? तो आप ये बोलोगे सर पहला सही है, तो पहला इसमें भी है, ये सही हो सकता है। पहला इसमें भी है, ये सही हो सकता है। पहला इसमें नहीं है, मतलब ये तो 100% गलत है। पहला इसमें भी नहीं है, मतलब ये भी गलत है। ठीक है। अब अगर तुम्हें तुक्का लगाना है, तो तुम क्या करो, तुम्हारे पास में कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, कि यार बस टाइम होने वाला है, स्क्रीन पे टाइम चल रहा है, होने वाला है ख़त्म। तो तुम तुक्का फोड़ सकते हो। जैसे मान लो मैंने बी फोड़ दिया, ठीक है, तुमने ए फोड़ दिया, मैंने बी फोड़ दिया, किसी का तो सही होगा। 50% चांस है भाई। 4 में से तुक्का लगाना है, उससे तो अच्छा है ना कोई 2 में से लगाओ। सही है, सही होने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। भाई ये क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक वास्तविक संख्या, भाई वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आती है। ये भैया बोल रहे हैं कि सारी ही अपरिमेय होती है। यार ये गलत बात है यार, बिल्कुल, मतलब दिस इज चीटिंग। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये दूसरा वाला तो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाई मेरा सही हो गया, मेरा सही हो गया, हो गया, हो गया, गया रे बाबा, गया गया गैया, गैया गैया गैया, गैया गैया गैया, गैया गैया गैया। देखो, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि देखिए ये रियल नंबर है। इस रियल नंबर के अंदर ये छोटा सा गोला है इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्याओं का। ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और बाकी की जो बची हुई है वो परिमेय संख्या है। तो सवाल में ये बोला गया है कि सारी की सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या कहाँ पर है? तो ये तो गलत हो गया ना। अगर ये उल्टा बोलता कि सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक है तो ये सही हो जाता, लेकिन अभी ये सही नहीं होगा। अगला क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। ये सही बात है भाई। सारे के सारे जो पूर्णांक है ये रियल नंबर हो गया, ये इंटीजर हो गया। तो सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। तो ये सही बात हो गई।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये भी सही बात है भाई। ये रियल नंबर हो गया और ये रेशनल नंबर हो गया, तो सारी की सारी जो रियल नंबर है, सारी की सारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो रियल तो होती है, लेकिन सारी जो रियल संख्याएं हैं वो रेशनल नहीं होती। उनमें से कुछ अपरिमेय भी होती है, कुछ इरेशनल भी होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सही बात है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत ही कितने सवाल कर लिए यार, 15 सवाल कर लिए, मतलब मज़ा आ गया आज तो। हमने भाई 15 सवाल कर लिए, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत तगड़े तगड़े सवाल किए, ठीक है। लाइट भी मैंने बंद कर दी है, कैसा दिख रहा हूँ बिना लाइट में? लाइट के बिना अच्छा दिख रहा हूँ क्या? चलो ठीक है, देख लेना। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रात भी बहुत हो गई है। गुड नाइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप अगर इस क्लास को प्यार देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने 4-5 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, या फिर अभी उसको गणित पढ़नी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जिसको भी गणित में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, रेलवे की हो चाहे किसी की भी हो, उसको या आप ये वीडियो भेज सकते हैं। हमारा चैनल उसको गणित पढ़ने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर एक बंदा है हमारे जैसा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है उम्र में भी, वो गणित पढ़ाता है और कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नंबर सिस्टम की पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। ख्याल रखना अपना भी और दूसरों का भी, ठीक है। तो बाय। क्योंकि तुम ही हो, अब मैं ही हूँ। चलो ठीक है, कैमरा वैमरा बंद करके आ जाना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ।